आयतें तेरे चेहरे की हंसी नजरों में जो समा वो रहता जो यहाँ मैं धूप लेता छुपा वो जिंदा होता मैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। इस टॉपिक के बारे में यूपीएससी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सब्जेक्ट रूप में, और इसमें टॉपिक है जैव विविधता। आज हम जैव विविधता के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है, जो जातियों में प्रजातियों के बीच और उनकी जटिल पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को भी सम्मिलित करती है। माना जाता है कि 1980 ईस्वी में E.A. नोर्स एवं I.E. मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर री रोजेन द्वारा किया गया है। उच्च जैव विविधता वाले समुदाय अधिक स्थायी, उत्पादक और जैविक आक्रमणों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है, मतलब वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इन जंगलों को ग्रह के फेफड़े, लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। जैव विविधता एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जैव विविधता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है। एडवर्ड विल्सन के द्वारा यह विविधता 3 स्तरों में पाई जाती है: अनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। एक तो अनुवांशिक रूप से विविधता पाई जाएगी, दूसरी है कि जाति, उनके जातियों में विविधता होती है। एक तो पैदा होते ही जैव विविधता अनुवांशिक हो गई और उनके जातियों में जो विविधता है वो जाति विविधता है। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। जीव जंतु अपने किस किस अलग अलग परितंत्र में रहते हैं, किस अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में भी रहते हैं, जो उसकी विविधता है वही पारिस्थितिक विविधता कही जाएगी। अब बात करते हैं कि जैव विविधता का मापन कैसे होता है। जैव विविधता का मापन जाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस से यह निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न जातियों की संख्या कितनी है, उनका प्रजातियों की संख्या कितनी है, उनका पर्यावरण के साथ अनुकूलन कैसा है, इसकी माप निम्नलिखित 3 तरीकों से की जाती है: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। हम जाति समृद्धि के अंतर्गत इसकी बात कर रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये विविधता का अर्थ है एक क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या से है। यह विविधता अनुवांशिक स्तर पर होती है। अल्फा विविधता वो दिखाता है कि एक क्षेत्र में कितनी अलग अलग प्रजातियां रहती हैं, तो जितनी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां रहेंगी उनका अल्फा विविधता उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। और दूसरा दिखाता है बीटा विविधता। बीटा विविधता में यह उस मापन को बताती है जिसमें प्रजातियां पर्यावरणीय अंतरों के बीच परिवर्तित होती हैं। मतलब यह उसका मापन करता है कि प्रजातियां पर्यावरण के अंतर के बीच, अगर पर्यावरण कोई अपने आप में अंतर कर रहा है तो वो अपने आप को कैसे अकोमोडेट कर रही हैं, अनुकूलित कर रही हैं। मतलब एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जाने से कैसे वही जातियां अपने आप में अंतर कर लेती हैं, ये बीटा विविधता दिखाता है।
यह प्रजाति स्तर पर होती है। पहला तो एक ही जो अल्फा था वो एक ही अलग अलग प्रजाति, मतलब एक ही क्षेत्र में बात हो रही थी अलग अलग प्रजाति की। और उसमें बीटा में क्या है कि प्रजातियां तो एक ही रहेंगी, लेकिन उनका क्षेत्र जो है पर्यावरण के अंतर कारण बदल जाएगा। और गामा विविधता समान आवास के स्थानों के बीच में दूरी के साथ जाति बदलाव की दर को गामा विविधता कहते हैं। मतलब इनका समान आवास रहेगा, लेकिन दूरी के साथ जाति में बदलाव हो जाता है इनके, और इसके दर को ही, जाति में बदलाव की दर को ही, मतलब इसमें दूरी मेन चीज है। गामा में पहले में था कि एक ही जाति पर अलग अलग प्रजातियों की संख्या कितनी है, इससे अनुमानसिक रूप से पता चल रहा था। उसमें अनुमानसिक ज्यादा था, कौन कौन सी जातियां अनुमानसिक अल्फा में था। बीटा में था कि पर्यावरण ही चेंज हो जा रहा था। और गामा में क्या है कि बस दूरी बदल रही है, दूरी के साथ उनकी विविधता बदल जा रही है। तो यह सामुदायिक स्तर पर होती है। एक क्षेत्र के अलग अलग परितंत्रों में मौजूद संपूर्ण विविधता की माप इसके अंतर्गत की जाती है। जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब हम जैव विविधता की प्रवणता के बारे में बात करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर, पर्वतीय क्षेत्रों से में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर, जैव विविधता प्रवणता कहलाती है। मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी यही कहती है कि अगर हम अक्षांशों से उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाएं और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर जाएं, तो जो प्रजातियों की जो संख्या में अंतर होता है, यही उसका बायोडायवर्सिटी ग्रेडियंट होता है, बायोडायवर्सिटी प्रवणता होता है। और जैव विविधता आजकल कमी हो रही है। जैव विविधता में वो क्यों हो रही है? जैव विविधता के कारण, हम ह्रास के कारण हम समझते हैं। जैव विविधता ह्रास के प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हो सकते हैं, किंतु मानवीय गतिविधियों ने जैव क्षरण की इस दर को चिंतनीय बना दिया है। मतलब जो डायवर्सिटी में जो ह्रास हो रहा है, जैव विविधता में ह्रास हो रहा है, उसमें प्राकृतिक से ज्यादा मानवों का हस्तक्षेप ज्यादा है। मानवीय गतिविधियां जैव क्षरण को बहुत की दर को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, ने इसको चिंतनीय बना दिया है, मतलब चिंता करने लायक है। बात किया इसमें टॉपिक सेट की, थोड़ा बात कर लें। इंसान अपने रहने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। अपने परिवार को बढ़ाता जा रहा है और धरती पर सबसे ज्यादा आबादी करके ही मानेगा आई थी। लेकिन इसने कभी जीव जंतुओं, प्राकृतिक स्रोतों और तालाब, नदी, पहाड़ और यहाँ तक कि जो जंगली जानवर हैं उनके जंगलों को काट रहा है। तो क्या पृथ्वी ने सबको रहने के लिए यहाँ बनाया था, एक नेचुरल हैबिटेट था, लेकिन अब तो सब खराब होता जा रहा है। इंसान को अगर मौका मिले ना तो समुद्र सुखाकर भी वहाँ जमीन बेचे और प्लाट बनाए। अगर इसको कुछ तकनीक मिल जाए ना तो हवा में बिल्डिंग खड़ी कर दे पैसा कमाने के लिए। इतना भी लोलुप नहीं बनना है। बात क्या है ना, इंसान जितना अपने आप को विस्तार करता जा रहा है और ज़्यादा ब्रेन और ज़्यादा इंसान बढ़ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा इंसान बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लालच और उतनी ज़्यादा इच्छाएं भी तो पैदा होंगी। जितने लोग उतनी इच्छाएं, उतने ज़्यादा अतिक्रमण, उतनी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता का ह्रास। इसलिए कुछ ना कुछ करना होगा, इस पर लगाम लगानी पड़ेगी, तभी ये ठीक होगा, वरना बस सोचते रह जाओ। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। जैव विविधता ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। आवासीय क्षति एवं विखंडन। मतलब जिस जगह पे हैबिटेट रहते थे और जो बायोडायवर्सिटी जहाँ पर रहती थी, उनकी आवास
और आवास को ह्यूमन तोड़ रहा है और विखंडित कर रहा है। मतलब कहीं अगर जंगल है तो जंगल को काट दिया जा रहा है, अगर कहीं पर कोई दलदली भूमि है, कोई पर्वतीय भूमि है, रेगिस्तानी भूमि है, कुछ भी है, तो उसको जो ह्यूमन के द्वारा उसके क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण किया जा रहा है, वहाँ की प्रजातियाँ दूर भाग जा रही हैं, और जब नए स्थानों पर जाती हैं तो वहाँ रह नहीं पाती हैं, तो अपने आप को लुप्त प्राय हो जाती हैं इस तरह से। तो इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए और इस चीज़ में थोड़ा बचाव करने की ज़रूरत है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। अब प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन जब हम लोग कर ले जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ बच ही नहीं पा रहा है। अगर पानी हम ज़्यादा पी जाएंगे, ज़्यादा डैम बना लेंगे या कुछ औद्योगिक गतिविधियों में लगा लेंगे, तो जीव जंतुओं के लिए बचेगा ही नहीं, और पानी नहीं रहेगा तो वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे क्या? तो उस तरह से वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएंगे। उस तरह से धीरे धीरे आबादी घटते मर जाएंगे, सभी खत्म हो जाएंगे। विदेशी जातियों का आक्रमण। इस चीज़ में एक और चीज़ घटना घट रही है कि इंडियन तो जीव जंतु है ही, बाहर से भी आ जा रहे हैं, और बाहर से जो आते हैं तो अपने आप को लीडरशिप और अपने आप को डोमिनेट करने लग जाते हैं, ताकि हम यहाँ सरवाइव कर पाएँ। डोमिनेट करते करते यहाँ के जो नेटिव स्पीसीज हैं उनके लिए ही खतरा पैदा कर देते हैं। उनको ये फील होता है कि अब क्या ही करें हम यहाँ बैठ के, ये होता है। तो इसके अलावा बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बीमारियां जैसे प्राकृतिक कारक और प्रदूषण, आर्द्र भूमियों का भरना, मानवीय अधिवास, कृषि का विस्तार आदि प्रजातियों की विलुप्ति के अन्य कारक हैं। प्रजातियों का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां होती हैं, स्वस्थाने इन सिटू और बाह्यस्थाने एक्स सिटू। बाह्यस्थाने एक्स सिटू संरक्षण जैव विविधता के जैविक घटकों या दूसरे शब्दों में कहें तो संकटग्रस्त पादप एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग किसी स्थान पर संरक्षित करने के तरीकों को बाह्य स्थानिक संरक्षण एक्स सिटू कहा जाता है। अब कोई जंतु या पादप उसकी वो मतलब संकटग्रस्त है या उसकी संख्या कम है, तो उसको संरक्षित करने की जरूरत होती है। संरक्षित हम दो प्रकार से करते हैं, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू। इन सिटू में उसके ही अधिवास या जहाँ वो पाया जाता है वहीं पर उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक्स सिटू में जहाँ उसे कहीं बाहर ले जाकर उसे कंजर्व करने की कोशिश की जाती है, इसे हम लोग एक्स सिटू कहते हैं। इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण भी कहा जाता है। आजकल निम्न तापीय परिरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों के माध्यम से दुर्लभ प्रजातियों के युग्मकों गीमेट को लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है। मतलब कि जो निम्न ताप संरक्षण है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, इसमें जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, या तो पादप हों या जंतु हों, उनकी हम युग्मकों दुर्लभ प्रणालियों के युग्मकों जिन्हें गीमेट कहा जाता है, लंबे समय तक प्रयोगशाला में परिरक्षित या उसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, और उसे जब भी चाहें तो हम उसे फिर से फर्टिलाइज करके उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो बाह्य स्थानिक संरक्षण के अन्य लाभ, ये भी बाह्य स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत ही आएगा। अब जैव विविधता संरक्षण की विधियां क्या हैं? जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थाने, जिसे हम लोग जान गए कि इन सिटू है, और बाह्य स्थानिक संरक्षण एक्स सिटू है। तो इन स्वस्थाने में आएगा राष्ट्रीय उद्यान जितने भी प्रकार के हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जितने प्रकार के, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जो भी जैवमंडल के अंतर्गत में आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो आते हैं। कोई आरक्षित वन होता है, आरक्षित
वन जिसे सरकार ने आरक्षित करके रखा है कि इसमें कोई घुस नहीं सकता या कोई शिकार नहीं कर सकता, वो ऐसे वन संरक्षित वन। आरक्षित और संरक्षित वन में अंतर है। आरक्षित वन में हम लोग देखने उखने जा सकते हैं, लेकिन संरक्षित वन में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी तरह हाँ, पवित्र उपवन और झीलें, ये भी स्वस्थाने में ही आएंगे। पवित्र उपवन और झील। पवित्र उपवन मतलब जो पवित्र गार्डन होता है, और पार्क या पार्क बोल सकते हैं, और झील जो होती हैं। अब वहीं अगर हम बाह्य स्थानीय एक्सटीट्यू की बात करें तो इसमें चिड़ियाघर में जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है, तो ये एक्सटीट्यू हो जाता है। वनस्पति उद्यान होता है, जिससे यहाँ पर नोएडा में एक है बायोडाइवर्सिटी, अरे हाँ, बोटेनिकल गार्डन। उसमें जो दुर्लभ प्रजातियाँ होती हैं उनको संरक्षित करके रखा गया है, ताकि पृथ्वी से वो पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाएं। पूरी तरह से एक बार विलुप्त हो गई तो उन्हें कभी नहीं लाया जा सकता। मेन बात ये है। जीन बैंक, अब जितने ये जो विनाशग्रस्त हैं या संकटग्रस्त हैं, उनके जीन को प्रयोगशाला में लैब के अंदर रख दिया जाता है, और उन्हें उनके जीन को कभी भी मॉडिफाई करके या उन्हें कभी भी हम फर्टिलाइज करके फिर से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बीज बैंक, अब बीज बैंक भी इसी रूप में होते हैं। जितने मतलब संकटग्रस्त पादप जंतु हैं उनके बीजों को कहीं एकत्र करके रखो बैंक बना के। जीन सफारी पार्क, हम लोग घूमने जाते हैं ना कहीं कहीं सफारी पार्क में, तो यही है जीन सफारी पार्क। उत्की संवर्धन केंद्र, टिश्यू मॉडिफिकेशन सेंटर, हम पादपों या जंतुओं की ऊतक में मॉडिफिकेशन करते हैं, उनका कोई जो सेंटर होता है वो भी बाह्य स्थानीय में एक्सटीट्यू में आता है। क्रायो प्रिजर्वेशन भी ऐसा ही है, मतलब वो बर्फ वाला रूम उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं, वही क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन बैंक और बीज बैंक, अनुवांशिक संसाधनों का बाह्य स्थानीय संरक्षण और संरक्षण जीन बैंकों और जीन बैंकों द्वारा किया जाता है। अनुवांशिक संसाधनों का बाह्य स्थानीय संरक्षण और अनुवांशिक संसाधनों का बाह्य स्थानीय संग्रहण और संरक्षण जीन बैंकों और बीज बैंकों द्वारा किया जाता है। ये जितने भी चीजें हम ले रहे हैं वो अनुवांशिक संसाधन ही तो हैं, क्योंकि इससे हम दूसरे उसी स्पीशीज को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये संसाधन ही तो हुए। तो इनके पहले इन्हें संग्रहित किया जाएगा, फिर उनका संरक्षण किया जाएगा। स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू, जब जैव विविधता के किसी एक स्तर पर या जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना होता है, जब जैव विविधता के किसी एक स्तर या जीव को उसकी प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना होता है, तब संपूर्ण परितंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? जब किसी जंतु को उसके ही आवास में ही संरक्षित करना होता है, या किसी एक स्तर को ही संरक्षित करना होता है, किसी पर्टिकुलर जंतु को ही संरक्षित करना होता है, तो अगर इंस्टीट्यूट में करेंगे तो उसके पूरे अधिवास या परितंत्र को ही संरक्षित करना पड़ेगा। मतलब कि अगर टाइगर को जिंदा रखना है तो उस क्षेत्र को ही पूरा रिजर्व कर दो, ताकि वहाँ ना कोई घुस पाए, ना कोई उसका शिकार कर पाए, ना कोई उसको छेड़ पाए, ना कोई उसको प्रजनन करने में अवरोध कर पाए। हर तरह से उसको ठीक करो, तभी ये सही हो पाएगा। यही कह रहा है यहाँ पे। इस स्थिति को स्वस्थानीय इंस्टीट्यू संरक्षण कहते हैं। अब यहाँ वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर जान लेते हैं जरा सा। वन्यजीव अभयारण्य जो होते हैं ये जानवरों को चराने तथा लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्य का बसना प्रतिबंधित होता है। जो वन्यजीव अभयारण्य जानवरों को वहां चरा सकते हो ले जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो भी बकरी, बैल, गाय, भैंस
लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता जो भी है उसको ले जाओ वहाँ चराओ, और ना हो तो लकड़ी कोड़ी भी ले लो, जो सूखी सूखी उखी लकड़ी वहाँ गिर रही है उसको उठा घर पे ला सकते हो आराम से। कुछ अपवादों को छोड़कर वहाँ इंसान बस नहीं सकते हैं। मेन वन्य जीव अभयारण्य का यही चीज़ है, वहाँ इंसान बस नहीं सकते हैं। और पर्यटन की अनुमति होती है, मेन चीज़ यही है। वन्य जीव अभयारण्य में पर्यटन के लिए जाओ, सफारी लेके जाओ, परिवार को लेके जाओ, दोस्तों को लेके जाओ। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, तो ये तो बायोडाइवर्सिटी पार्क था ना, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, वहाँ देखो इसमें किसी भी प्रकार की अधिवास मतलब और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। मतलब वहाँ ना इंसान बच सकता है, ना वहाँ इंसान जा सकता है। कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं, अनुमति ही नहीं है, नॉट अलाउड। यहाँ तक कि जानवरों को चराने और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं है। जानवरों को चराने की बात ही छोड़ दो, जब वहाँ घुसने ही नहीं देंगे, और घुसने नहीं देंगे तो वहाँ से जंगली उत्पाद कैसे लेने देंगे? मतलब लकड़ी, फल वगैरह घंटा लेने देंगे? कुछ नहीं लेने देंगे, अलाउड ही नहीं, घुसना ही अलाउड नहीं। मेन बात वहाँ अधिवास और फल वल तोड़ना छोड़ ही दो। राष्ट्रीय उद्यान का गठन विशेष प्रकार की सरल स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। मतलब इसमें एक विशेष प्रकार सरल स्थली के संरक्षण के लिए, मतलब विशेष प्रकार के जानवरों को, विशेष प्रकार के पादपों को मतलब वहाँ रखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हैं, विशेष हैं, मतलब पार्टिकुलर हैं, स्पेशल हैं। उनको स्पेशल के रूप में रखा जाएगा। तो स्पेशल के लिए क्यों एंट्री देने की कोशिश की जाएगी? नहीं दी जाएगी। अर्थात इस विशेष सरल स्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। अर्थात इस विशेष सरल स्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण, मतलब उसमें जो सरल स्थली मतलब नेशनल पार्क है, उसमें जो भी जीव रहेंगे उनकी समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। न कि ये न हो जाए कि टाइगर का ज़्यादा किया जा रहा है और उधर खरगोश जो संकटग्रस्त बैठा हुआ बेचारा, उस पर ध्यान ही नहीं को दे रहा। समान रूप से किया जाएगा। जो व्यवस्था उनके लिए वो व्यवस्था टाइगर के लिए भी, जो व्यवस्था गैंडा के लिए वो व्यवस्था बंदर के लिए भी, सबके लिए समान रूप से चाहिए। ये ना कि थोड़ा किसी कम थोड़ा ज़्यादा नहीं चलेगा। यही नहीं, मैंने यहाँ कुछ चीज़ों को यहाँ छोड़ दिया था वन्यजीव अभयारण्य में। अब उसको फिर से देख लेते हैं। वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया है। विशेष और विशिष्ट में क्या अंतर होता है? विशेष होता है कि मतलब बहुत हजारों में से कुछ 10-20। विशेष मतलब क्या होता है? उस 10-20 में भी 1-2-3 वो विशिष्ट होता है। तो जो वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रकार या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। मतलब नहीं सुने हो कि टाइगर वन्यजीव अभयारण्य, गैंडा वन्यजीव अभयारण्य, बंदर वन्यजीव अभयारण्य, खरगोश वन्यजीव अभयारण्य, कुछ खास प्रजातियों के लिए हिरण वन्यजीव अभयारण्य, ऐसे सुने होते हैं हम लोग। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश देकर कर सकती है। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल एक संकल्प रेजोल्यूशन पारित करना होता है। जो अभयारण्य वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय और वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और इनका गठन वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश देकर कर सकती है। आदेश दे दी तो मतलब गठन हो गया, समझो। कोई भी आदेश दे दिया कि नहीं हम करेंगे, वहां गठन करेंगे, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तुरंत गठित बन जाएगा। लेकिन अगर इनकी सीमा में कोई बदलाव करना है कि अब इस सीमा को हम घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए जो है कि वहाँ रेजुलेशन लाना पड़ेगा। विधानमंडल में एक संकल्प या रेजुलेशन लाना पड़ेगा। विधानमंडल में ही विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों हैं। तो
उसमें लाना पड़ेगा क्या, रेजोल्यूशन लाएंगे तभी हो पाएगा ये। तो उसके बाद क्या होता है, एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो क्यों? एक वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, कैसे? उसमें और भी स्पीसीज और भी जंतुओं को घुसा दो, तुरंत हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। और लेकिन किसी राष्ट्रीय उद्यान को सोचो कि वन्य जीव अभयारण्य हम कह दें या बना दें, तो घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्रजातियों की संख्या क्या, राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्रजातियों की संख्या घटानी पड़ेगी। वो घटाएंगे कैसे, हम कहाँ उनको भेजेंगे, ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये घोषित नहीं की जा सकती। और वही है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, यह इसके बाहरी क्षेत्र, आउटर जोन में क्या है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आउटर जोन में मनुष्यों को बसने और परंपरागत कार्यों करने की अनुमति होती है। मतलब जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, कोई मान लीजिए कोई जैवमंडल का आरक्षित क्षेत्र है, तो क्या है होता है कि जो उसका बाहरी क्षेत्र है उसमें इंसान बस सकते हैं और अपने परंपरागत कोई भी कार्य कर सकते हैं। मतलब कोई भी वहाँ कोई बर्तन बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कोयला का बिजनेस हो रहा है, कोई लेदर का बिजनेस हो रहा है, जो भी करना हो करो। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं था। हर जगह जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है, इनके लिए बहुत सारे नियम और रेगुलेशन है। इनके आसपास 100 किलोमीटर, ऐसे किलोमीटर में कुछ गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, भारत ने वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। भारत में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना हुई। मतलब इससे पहले 1972 से पहले ये सब नहीं थे, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य नहीं थे। जबकि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की मानव और जैवमंडल कार्यक्रम वैन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में 12 क्षेत्र विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में जो 12 क्षेत्र हैं, मतलब भारत के पास कितने हैं, 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 क्षेत्र विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त कर दिए गए हैं। मतलब इन्हें वैश्विक लेवल पर मान्यता मिल गई है कि 12 यहाँ इंडिया में हैं, पन्ना प्राप्त हैं। पन्ना इस सूची में शामिल होने वाला नवीनतम 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जो पन्ना है इस सूची में शामिल होने वाला जो 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा इन सिटू संरक्षण में आरक्षित, रिजर्व्ड और संरक्षित प्रोटेक्टेड वन भी आते हैं। जिसे मैंने शुरू में ही बताया था, जो आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित मतलब रिजर्व्ड और संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड वन भी इसमें आते हैं, इन सिटू में ही आते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहां आरक्षित वन में जब तक अनुमति न हो तब तक कोई भी मानवीय गतिविधि संपन्न नहीं की जा सकती। मतलब आरक्षित क्षेत्र में वही चीज है कि जब तक कोई अनुमति नहीं है, जब तक अनुमति न हो तब तक कोई मानवीय गतिविधि संपन्न नहीं की जा सकती। वहीं संरक्षित क्षेत्रों में जब तक मना न हो तब तक कोई भी मानवीय गतिविधि
संपन्न की जा सकती हो। मतलब कि इसमें मतलब कोई मना करे तब रुको। हाँ, संरक्षित वन में जो है कोई मानवीय गतिविधि करने के लिए कोई मना करे तब रुको। और आरक्षित में क्या है कि हाँ, आरक्षित में क्या है कि कोई अनुमति लेके करो, अनुमति नहीं मिले तो मत करो। आरक्षित में अनुमति लो। और इसमें क्या है कि संरक्षित में कोई रोके तो भाग जाओ वहां से। हाँ, नॉर्मली इसमें कोई रोकता होता नहीं है, नॉर्मली उसमें नॉर्मली भगा देते हैं, भागो यहाँ से। आरक्षित वाले में, संरक्षित वाले में जल्दी कोई बोलता नहीं, जब कोई बोले तो निकल लो। आरक्षित वाले में रिक्वेस्ट करो कि आज सकते हैं, अनुमति लेके जाओ, अगर अनुमति मिल जाए तो घुस जाओ। बस ये बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों का सम्मिलित रूप जो बृहद जलीय और स्थलीय परितंत्र को समाहित करता है। ये जो भारी भरकम शब्द होते हैं ना, यही बच्चों को डगमगा देते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है। क्योंकि नॉर्मल्स और रील्स की दुनिया तो कितनी आसान लगती है, तो लोगों का ध्यान वहीं जाएगा ना। कठिन कठिन जो शब्द होते हैं संस्कृत के जैसा, कौन ही इसको पढ़े, कौन ही इसको समझने की कोशिश करे। लेकिन हम बहुत जल्दी इसका सफाया कर देंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे और बढ़िया समझा देंगे। हम वो नहीं है कि हम उन बंदों में से नहीं है कि वो डर के किसी को भगा दो या कुछ कर दो। जो ऐलान हम करते हैं उसको पूरा करने का दमखम भी रखते हैं। हम डर के भागने वालों में से नहीं हैं, पता होना चाहिए। मतलब जो काम कर रहे हो उसमें झंडा गाड़ो, बिना झंडा गाड़े रुक क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ करोड़ों लोग हैं। कुछ तो अपने अंदर विशिष्टता लाओ, कुछ तो कष्ट झेलो, योद्धा बनो अपने क्षेत्र का। तब दुनिया तुम्हें पहचानेगी, तब दुनिया तुम्हें वो इज्जत देगी जिसकी तुम लायक हो। भेड़ चाल की जैसा मत जियो, जैसा वो जी रहे हैं वैसा मैं भी जी जाऊं। ऐसा जीने के लिए पैदा हुए हो क्या? इतना मेहनत करके, इतना टैक्स दे के जीते हो, इतना पैसा लगा कर खाते पीते हो, फिर तुम्हारे शरीर में लहू बन रहा है और उस लहू से तुम जिंदा हो। 2 कौड़ी का जिंदगी नहीं जीना है और 2 कौड़ी का काम भी नहीं करना है। करना है तो ब्रांड लेवल का। हाँ, मानता हूं, इसके लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दर्द लेना पड़ेगा। लो, उसको लेने में दिक्कत क्या है भाई? अब जिंदगी में आया तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, पियो, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाओ। सोच समझ कर चलो ना, क्योंकि तुम्हारा आज का एक डिसीजन फ्यूचर के सभी डिसीजनों को तय करेगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे ना, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला, लेकिन तुम किसी दूसरे के लिए कुछ करोगे ना, 4-5 लोग और आएंगे करने वाले। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई कर रहा है, तुम्हारा कोई टांग खींच रहा है, समझ जाओ तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन हाँ, इस रास्ते में भटक मत जाना कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई कर रहा है तुम भी बुराई करने चले जाओ। याद रख लेना, बुराई कभी नहीं जीतती, जीतती है तो हमेशा अच्छाई। किसी बुरे को अगर मारना ही है ना, उससे बदला लेना तो अच्छाई के साथ लो, ताकि तुम बुरे नहीं बन जाओ। क्योंकि अगर तुम एक बार बुराई के रास्ते पर उतरोगे तो बुराई का रास्ता एंडलेस होता है, वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ से वापस आना कभी संभव होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और तुम इस इतनी मुसीबत और इतनी उलझनों और इतनी अशांति में फंस जाओगे ना, तुम सोच नहीं सकते तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए कभी भी बुराई का रास्ता मत चुनो। चुनना है तो अच्छाई का रास्ता चुनो, और अच्छाई का रास्ता बहुत सरल होता है, कठिन होता है, साधारण होता है, और अलाइन करके सबको चलता है, सबके साथ गुडनेस लेकर चलता है। ये होती है अच्छाई का रास्ता। अच्छाई का रास्ता समझदारी का रास्ता है, पढ़े लिखों का रास्ता है।
तर्क का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, बुद्धि का रास्ता है। समझ में आया? बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा बोल दूंगा तो कहोगे कि ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान देने वालों को आजकल कहाँ ही सम्मान मिल रहा है। बस इतना ही कहूंगा, जाओ। प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों का जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य का सम्मिलित रूप जो बृहद स्थलीय और जलीय परितंत्र को समाहित करता है, जलमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ये तो भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन मैं इनको एक सरल और सटीक भाषा में मैं बता रहा हूँ। जो मैं प्राकृतिक रूप से जो दिख रहा है, और सांस्कृतिक भूदृश्य, मतलब सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या होते हैं, जैसे पेड़, खेत, खलिहान, पहाड़, पठार और मानव निर्मित कोई चीज, जो जो चीजें दिख रही हैं, सम्मिलित रूप जो बृहद स्थली और जो बहुत बड़े स्थल और जली, जहाँ मान लीजिए कहीं झील है, कोई झरना है या कोई नदी है, इनको भी समाहित कर रहा है। तो यही है जलमंडल आरक्षित क्षेत्र। बहुत बड़े लेवल पर होगा है, कहने का मतलब ये है। और राष्ट्रीय उद्यान और बायोडायवर्सिटी क्या होता है, ये तो छोटे लेवल पे कोई जंगल जैसी चीजें होती हैं, पार्क जैसी होती हैं, लेकिन जो जलमंडल आरक्षित क्षेत्र थोड़े बड़े लेवल पे होगा। हालांकि किसी भी आरक्षित क्षेत्र को जलमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा तभी मिलता है जब किसी भी क्षेत्र को जलमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा तभी मिल सकता है जब संरक्षित, जब मतलब किसी भी क्षेत्र को ऐसे ही थोड़ी हम कह देंगे कि ये जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसके लिए कुछ तो करना होगा। तो जब संबंधित देश की सरकार उसे नामित करे, मान लीजिए भारत के किसी क्षेत्र को अगर जलमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करना है, तो सरकार को उसे नामित करना होगा कि हम इसे जलमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाएंगे, नामित कर दे। और यूनेस्को अपने मानव और जलमंडल मैन एंड बायोस्फीयर मानव और जलमंडल, यूनेस्को अपने मानव और जलमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत उसे मान्यता दे। दो कंडीशन है। पहले जलमंडल आरक्षित क्षेत्र बनने के लिए पहले तो उस देश में मान्यता, पहले देश उस मतलब कोई जिस देश में बनना है उस देश का सरकार उसे नामित करे, और फिर यूनेस्को उसे मानव और जलमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब में उसे मान्यता दे, तब जाकर कोई भी क्षेत्र जलमंडल आरक्षित क्षेत्र बन सकता है। और क्या है, हालांकि जलमंडल आरक्षित क्षेत्र उसी देश के क्षेत्राधिकार में होते हैं जहां वे अवस्थित होते हैं। सही बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो जलमंडल आरक्षित क्षेत्र है उस पर इंग्लैंड या अमेरिका या पाकिस्तान उस पर कोई कब्जा करे। भाई हमारा तो वहां का डिसीजन भी इंडिया ही लेगा, कहने का मतलब ये है। इस जलमंडल आरक्षित क्षेत्र में एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। वही देखो मैं जो कह रहा था, जलमंडल आरक्षित क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। जलमंडलीय आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में विभाजित होते हैं जो आपस में अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं। जलमंडल आरक्षित क्षेत्र जलमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो 3 भागों में विभाजित होते हैं जो आपस में अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं। जलमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो 3 भागों में विभाजित हैं, पहली बात। हाँ, जो कह रहा है कि जो आपस में अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड भी होते हैं, जो जितने भी जलमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो 3 भागों में विभाजित होते हैं, और 3 भागों में विभाजित ही नहीं होते हैं, वो आपस में अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड भी होते हैं। कहने का मतलब ये है। केंद्रीय क्षेत्र कोर जोन, स्थानिक
बफर जोन और संक्रमण ट्रांजिशनल जोन। अपने में तीन भागों में विभाजित होते हैं, एक दूसरे से इंटररिलेटेड भी होते हैं। और तो आइए जानते हैं पहले वाले को, कोर जोन या केंद्रीय क्षेत्र या कोर जोन। स्थानिक इंडेमिक प्रजातियां और प्रजाति विविधता से भरपूर क्षेत्र जहां मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित रहती है, केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है। इंडिजेनिक मतलब होता है वहां की स्थानीय प्रजातियां और प्रजाति विविधता। जो कहीं किसी भी क्षेत्र का जो इंडिजेनिक या स्थानीय प्रजाति है या प्रजाति की जो विविधता है, वहां पे उसका क्षेत्र जहां पे मानवीय गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित, वहां इंसान या ह्यूमन नहीं जा सकता। केंद्रीय क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है। केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। यह वन्यजीव अभयारण्य का कुछ आरक्षित भाग भी। वन्यजीव अभयारण्य का कुछ आरक्षित भाग भी हो सकता है। केंद्रीय क्षेत्र में विनाश रहित अनुसंधान कार्य भी केंद्रीय क्षेत्र में जो विनाश रहित अनुसंधान कार्य भी हो सकते हैं। समझो इस बात को, जो केंद्रीय क्षेत्र है या कोर जोन है, उसमें क्या है कि वहां का कोई जो स्थानिक इंडिजेनिक कोई प्रजाति है या प्रजाति की जो विविधता से भरपूर क्षेत्र जहां मानवीय गतिविधि पूर्ण रूप से बैन है या प्रतिबंधित है, क्या कहलाता है? कोर जोन या कोर क्षेत्र कहलाता है। कोर क्षेत्र कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है या किसी वन्यजीव अभयारण्य का कोई आरक्षित भाग भी हो सकता है। और क्या होता है कि यहाँ और केंद्रीय क्षेत्र में जो होता है, विनाश रहित अनुसंधान कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। जबकि बफर क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक अवस्था में बना रहे, इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर एक विशेष रूप से बफर जोन बनाया जाता है। मतलब केंद्रीय क्षेत्र जो कोर जोन जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में बना रहे, उसमें मतलब कोई छेड़छाड़ ना हो, प्राकृतिक अवस्था में बना रहे, इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर एक परिक्षेत्र के रूप में बफर जोन बनाया जाता है। इसका प्रयोग कुछ पर्यावरणीय सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरण शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन, पशुचारण, प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन, पशुचारण, प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। अब मैं आपको सिंपली में बता दे रहा हूं। देखिए, अगर हम किसी भी क्षेत्र को वहां कोर जोन बना देंगे, अगर उसके चारों तरफ से बफर जोन नहीं बनाएंगे ना, तो क्या होगा? डायरेक्ट कोई भी ह्यूमन गतिविधि या कोई भी बाहरी गतिविधि या कोई भी जानवर या कोई भी जो बाहर के इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें होती हैं, डायरेक्ट उस पर ही अपना अटैक करेंगी फर्स्ट, या उसे ही इन्फ्लुएंस कर देंगी जल्दी से। अगर संक्रमण क्षेत्र बनाए रहेंगे तो उसके बीच में घुसना बहुत इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो भी पहले कोई भी खतरा होगा उसके संक्रमण क्षेत्र में ही पहले होगा ना। तो संक्रमण क्षेत्र को भी ऐसा बना दो कि उसमें भी कोई इन्फ्लुएंस न कर पाए, उसमें भी पर्यावरण शिक्षा के लिए बना दो, मनोरंजन के लिए बना दो, मत्स्य पालन करवाओ, यहाँ पशुचारण करवा दो, और प्रायोगिक जो अनुसंधान कोई काम करा दो। इससे क्या होगा? मनोरंजन करा दो। इससे क्या होगा कि उसका भी इम्पोर्टेंस बना रहेगा और रिलेटिविटी बने रहेगी, तो वो भी अपने इम्पोर्टेंस को नहीं खोएगी और वो भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रूप से वेलफेयर का ही काम करेगी, जिससे वो भी टिकी रहेगी और विन विन सिचुएशन बन जाएगी। किसके साथ? संक्रमण क्षेत्र के साथ, और नहीं, बफर जोन के साथ और कोर जोन के साथ। तो क्लिक किया जाता है। अब लास्ट में आते हैं हम संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन के बारे में।
ट्रांजिशन जोन। संक्रमण क्षेत्र ज्योमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का बाह्यतम भाग होता है। संक्रमण क्षेत्र जो ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाह्यतम भाग होता है, सामान्यतः परिसीमित नहीं किया जाता। मतलब जो मैंने कहा था ना कि जो कोर जोन है उसके बाद संक्रमण जोन आता है, फिर उसके बाद कोर जोन है, उसके बाद बफर जोन आता है, फिर संक्रमण जोन आता है। सोचो 3 लेयर में इसे प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि यूं ही कोई उसमें खतरा ना पैदा कर दे। बहुत सोची समझी प्लानिंग है, प्लानिंग का ही नतीजा है। तो जो है संक्रमण क्षेत्र जो ट्रांजिशन जोन है, ये किसी भी ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र का बाह्यतम भाग होता है और सामान्यतः इसे परिसीमित नहीं किया जाता। परिसीमित नहीं किया जाता मतलब कि इसमें कोई नाप तोल नहीं है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, मतलब मान लिया गया तो समझो 100 किलोमीटर तक मान के चलो, इतना ही होगा वो। ऐसे मान के चलने से फायदा क्या है कि मतलब सरकार को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सरकार अगर एक बार कह दे कि इतना दूर नहीं जाओ आओ, बस हो गया। अगर कोई डेडिकेटेड बना देना फ्रेमवर्क कि इतना ही रहेगा, उसके बाद लोग गतिविधि करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसमें अपना इन्फ्लुएंस कोर जोन तक बना सकते हैं। इसलिए सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया है। फिर भी इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के सहयोग और सामंजस्य पर आधारित गतिविधियां संपन्न होती हैं। मतलब सरकार ने इसे सीमित नहीं किया, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके सामंजस्य और सहयोग पर आधारित जो भी गतिविधि हो सकती है, जो अपने आप में लोग एक दूसरे को सहयोग करें, सामंजस्य बैठा करें, प्रजातियों को कोई खतरा ना पैदा हो यहाँ की एक्टिविटी को, जिसमें ज्योमंडल संरक्षण और प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ज्योमंडल संरक्षण और प्रबंधन विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कोई भी ऐसी गतिविधि मत कर दो जिससे ज्योमंडल संरक्षण और प्रबंधन में कोई चोट पहुंच जाए। इसमें मानवीय अधिवास, कृषि और प्रबंधित वन सभी सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? मानवीय अधिवास, कृषि क्षेत्र और प्रबंधित वन, रिस्ट्रिक्टेड वन सभी सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। मतलब मिले जुले रूप से पाए जाते हैं। ये नहीं है कि कोई इनका टारगेटेड कोई एरिया है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, मानवीय अधिवास कहीं देखोगे कोई ह्यूमन रह रहे हैं, किसमें संक्रमण क्षेत्र में कहीं इंसानों की बस्ती बसी हुई है, तो कहीं पर कृषि हो रही, खेती हो रही दुनिया भर की चीज़ों की। और कहीं देखोगे तो प्रबंधित वन है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड, उसमें फॉरेस्ट भी पाए जा रहे हैं कि उसमें मत घुसो, वो अलाउड नहीं है, ये चीज़ है। तो समझ में आया ना। ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र 3 लेयर के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत के ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ जितने भी हैं उतने के बारे में बात कर ले रहे हैं। शुरू करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के नीलगिरी में सर्वप्रथम नीलगिरी ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र सर्वप्रथम 1986 में बना है। सर्वप्रथम बना है नीलगिरी में, जो कि तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी और अगस्त्यमलाई, तमिलनाडु में 3 ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। एक पहला नीलगिरी सर्वप्रथम में बना है 1986 में, और दूसरा है मन्नार की खाड़ी ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र, और तीसरा अगस्त्यमलाई वन्यजीव ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद है मध्य प्रदेश में अचान कमार अमरकंटक, दूसरा पन्ना और पंचमढ़ी, पन्ना और अनार कमार, अमरकंटक,
अचान कमार अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी, जिसमें पन्ना 12वां भी लेटेस्ट वाला आई है वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव क्या है जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में शीत रेगिस्तान क्या है जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, शीत रेगिस्तान। और केरल का है अगस्त्य मलाई, अभी इसको हम लोग वहां भी देखे थे, अभी कुछ देर पहले तमिलनाडु में भी अगस्त्य मलाई देखे थे, तो केरल में भी दिख गया। नीलगिरी भी, उसको भी हम लोग देखे थे तमिलनाडु में ही, यहाँ भी दिख गया। तो एक कौन सा बना था मनार खाड़ी, उसमें विशेष जो कि कहीं और नहीं दिख रहा है। अगस्त्य मलाई और नीलगिरी केरल में है। उड़ीसा में है सिमलीपाल जो मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल में है, नहीं उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र, ओ सॉरी यार, जो मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में शेषाचेमल पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में शेषाचेलम पहाड़ियां हैं, ये भी हैं जो मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये आंध्र प्रदेश की शेषाचेलम पहाड़ियां। अरे यार, इसी में तो पुष्पा था ना, शेषाचेलम की पहाड़ियों से ही तो उला रहा था चंदन की लकड़ी, शेषाचेलम की पहाड़ियों से। असम में मानस, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है। वन्य मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे छोटा है। कौन? डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि मानस भी वही है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को तो कौन नहीं जानता। जो मंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। और गुजरात में कच्छ सब सर्वाधिक बड़ा जो है, सर्वाधिक छोटा भी तुमने बोला, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है। और कच्छ में गुजरात का कच्छ जो मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा है। और उत्तराखंड का नंदा देवी जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मेघालय का नोकरेक, मेघालय का नोकरेक को भी कौन ही भूलेगा। नंदा देवी उत्तराखंड का, मेघालय का नोकरेक जो मंडल आरक्षित क्षेत्र नोकरेक। अंडमान एवं निकोबार का ग्रेट निकोबार, ये भी जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग। अंडमान एवं निकोबार का ग्रेट निकोबार जो मंडल आरक्षित क्षेत्र, जबकि अरुणाचल प्रदेश का दिबांग जो मंडल आरक्षित क्षेत्र। और सिक्किम का कंचनजंगा जो मंडल आरक्षित क्षेत्र, इस सिक्किम का है। इन्हें यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर बैम कार्यक्रम के तहत जयमंडल रिजर्व की विश्व स्वतंत्र सूची में, जयमंडल रिजर्व की वर्ल्ड विश्व स्वतंत्र सूची में शामिल किया गया है। इन्हें यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर बैम कार्यक्रम के तहत जयमंडल रिजर्व की विश्व स्वतंत्र सूची में शामिल किया गया है। नोट: अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में दोनों में फैला है। अचान कमार अमरकंटक, अचान कमार
अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। और दूसरी पॉइंट नोट वाली, नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है। जो नीलगिरी जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों जगह फैला हुआ है। और जबकि अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरल में फैला है। इसी की बात हम ऊपर में कर रहा था। जो अगस्त्यमलाई है तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है अगस्त्यमलाई। और क्या था, अचान कमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। नीलगिरी जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ है। और लास्ट में क्या है, अगस्त्यमालाई तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। इतना तक तो हमने बात की। अब हम इसके आगे बात करेंगे IUCN का वर्गीकरण और सूची के बारे में।